अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के जो हैं MCQs, CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर्स, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स करने हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है वो लॉन्ग में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, शॉर्ट में और MCQs तो मिलेंगे ही देखने के लिए, और न्यूमेरिकल भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ये चैप्टर छोड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा देखो भाई, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि फ़िज़िक्स के इस पूरी बुक के नोट्स बन गए हैं, ठीक है, जिसमें ये तमाम चीज़ें हर चैप्टर की सॉल्व हैं। MCQs, CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। फ़ीस 200 रुपये है। अब आप बोलोगे सर PDF की फ़ीस 200 रुपये क्यों? तो देखो भाई, ये सब सॉल्व करने में ना बहुत मेहनत लगी है। हार्ड कॉपी तो बज़ाहिर इसकी 1200 रुपये की बन रही है, लेकिन 200 रुपये ये सिर्फ वो फ़ीस है जो कि हमने इसको सॉल्व करने में मेहनत लगाई है। इंशाल्लाह जब आप ये लोगे ना तो आप सेटिस्फाई रहोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि 200 रुपये ज़्यादा दे दिए या 50 रुपये ज़्यादा दे दिए। 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं है। सारे MCQs न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क लगा है, जब जाके ये सब सॉल्व हुआ है। तो स्टूडेंट, पहला MCQs हमारे पास क्या है, मतलब पहले MCQs में हमें क्या कहा जाता है? पहले MCQs में कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी देखो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये होता है फोर्स के बराबर, लेकिन बहुत छोटे टाइम पे लगने वाली फोर्स। तो इसीलिए इसे कहा जाएगा, ए को क्या कहा जाएगा आपके पास, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स, PULSE, इम्पल्स, जो कि आपके पास आएगा D, ठीक है, इसे कहा जाएगा क्या, इम्पल्स। मैंने तो यहाँ लिख के भी बता दिया। और जब भी रेट का वर्ड इस्तेमाल हो ना, रेट का, तो उसका मतलब यही होता है कि तब्दीली आना, किसी भी चीज़ में आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट से तब्दीली आना। तो चलो अब अपने बाकी MCQ अभी जो हमें कहा है वो लिखते हैं। अच्छा, द टर्म मास रिफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज। अच्छा, कौन सी ऐसी इसमें टर्म है जिसमें मास का जो वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ था, या टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई थी? तो इनर्शिया में जो है वो इस्तेमाल हुआ था, तो इसका आएगा इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। अच्छा, मैं इसकी नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो खुद एडजस्ट हो जाती है, यानी खुद बढ़ जाती है, खुद कम हो जाती है, खुद जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है? फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। यानी जब आप किसी चीज़ को धक्का देते हो तो वो फोर्स क्या करती है, किसी भी चीज़ को धक्का देने से रोकती है ना। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा फोर्स लगा के धक्का देना शुरू कर देते हो तो ऐसा तो नहीं फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, फ्रिक्शन फिर भी रहती है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से फ्रिक्शनल से मुराद वो कहानियों वाला फ्रिक्शनल नहीं है, यहाँ से फ्रिक्शनल से मुराद है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 4 पे। द लॉ ऑफ मोशन शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन। अच्छा, अब यहाँ लॉ ऑफ मोशन कहा है, कौन से लॉज दिमाग में आते हैं? जब भी लॉ ऑफ मोशन कहा जाए ना, न्यूटन के लॉ ही होते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, लॉ ऑफ मोशन है। तो लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स के लॉ, जो उसने 3 हमें दिए, 4 नहीं होते, 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूटन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये वाले लॉ नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ये 3 वाले लॉ। तो ये लॉ आपको क्या बताते हैं, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन, ठीक है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन। अच्छा, देख लेते हैं किस में लिखा हुआ है, ये आपको D में दिया हुआ है, ठीक है, D में दिया हुआ है। MCQs पूरा भी पढ़ देता हूँ मैं। द लॉ ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो न्यूटन के 3 लॉ हैं जिसे हम लॉ ऑफ मोशंस कहते हैं, वो फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 5 वाला करते हैं। The motion of rocket in the space is according to the law of conservation of dash। अच्छा, एक रॉकेट है, स्पेस पे मोशन कर रहा है, स्पेस में, यहाँ से यहाँ पर स्पेस से मुराद वो हमारा अर्थ के बाहर वाला स्पेस ही लिया गया है, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर मोशन करता है ना, तो वो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, अब इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप खुद भी सोचोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, फिर फाइनल वेलोसिटी, वो सेम आ रही होती है।
अच्छा, अब इसके बाद अब बम या बॉम्ब, अ बॉम्ब ऑफ मास 12 kg। अब मुझे इसे आपको न्यूमेरिकल बेस से तो सॉल्व कराना होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक MCQ आंसर है, तो डायरेक्ट बस आंसर ही चाहिए होता है इसका। 25 लिख लेना इसको अपने पास पूरी। अ बॉम्ब ऑफ मास, एक बम है उसका मास है 12 kg, ठीक है। अभी मैं इसे सिर्फ M कह रहा हूँ। इनिशियली एट रेस्ट, वो रुका हुआ है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो उसकी वेलोसिटी, अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी का है तो मैं u ले रहा हूँ। इस चैप्टर में जहाँ भी वेलोसिटी को इनिशियल कहा है तो हमने u लिया है, जहाँ भी फाइनल कहा है वहाँ हमने v लिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यूनिट लगा लो, अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं होता क्या है, एक्सप्लोड्स, फट जाता है। बम रुका हुआ तो है और 12 kg का है लेकिन फट जाता है। तो देखो, जब बम रुका हुआ था तो वो ऐसा था, गोल वाला बम बना लो, ठीक है। अच्छा, जब वो फटेगा तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपने देखा है जब बम फटता है ना तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। हाँ, अगर उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि एक डायरेक्शन में जाए तो चली जाएंगी, लेकिन अगर कोई ग्रेनेड है, ग्रेनेड देखा होगा आपने, अगर वो फटे तो उसका जो रैकेज होता है ना, यानी उसका जो बाहर का खोल होता है वो चारों डायरेक्शंस में फैलता है। तो इसलिए आप कहीं भी खड़े हुए हो, अगर आपके करीब वो फटेगा तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो इसी तरह से अगर बम फट रहा है तो एक हिस्सा इस डायरेक्शन में, दूसरा हिस्सा उस डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ये टोटल कितने का था, 12 kg का। भाई देखो, ये न्यूमेरिकल ही है इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप बोलोगे MCQs को सर इतना लंबा खींच रहे हो, तो ये न्यूमेरिकल है इसलिए ऐसा हो रहा है। एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसीस ऑफ मासेस। ये 4 kg का ले लेते हैं, ठीक है, ये 4 kg का ले लेते हैं, तो इसको हम M ही रखते हैं, इसको M1 रख लेते हैं। ये 4 kg का है और इस वाले को ले लेते हैं हम 8 kg का। टोटल 12 kg थे ना, तो मास कंजर्वेशन हो गई हमारे पास यहाँ, ठीक है। 8 kg, टोटल 12 kg बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले की वेलोसिटी आपको बता दी है, v2 कहूँगा मैं इसे, क्योंकि देखो फटने से पहले ये था, फटने के बाद ये, यानी ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन थी। तो 6 मीटर पर सेकेंड। कहते क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg मास इज। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बता दो ये 4 kg वाले मास की, तो यहाँ मैं 4 kg लिख रहा हूँ, इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी ये आपने बताना है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का और एक काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या देगा, आपके पास यहाँ पर v, इसको v2 लिया है मैंने, ठीक है, इसको v1 लिया है मैंने, इसको m1 लिया है मैंने और इसको m2 लिया है मैंने। आपके पास यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, वो है v2 नहीं है, v1 नहीं है, सॉरी, ठीक है, v1 नहीं है आपके पास। कि 4 kg वाले जो पीस है बम का उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आप सबको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। व्हाट इज द v, चलो 1 भी लगा दो, व्हाट इज द v, m1 तो पता है, व्हाट इज द v1, तो उसके लिए आप यूज करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको मैं लिख देता हूँ पूरा मोमेंटम, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फ्लाइट हो गया है, इसको ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है गलती हो जाए ना तो उसको छोड़ के आगे मत जाओ, उस गलती को उधर ही ख़त्म करो ताकि आगे ना हो पाए। गलतियाँ छोड़ोगे ना फिर वो आदत में आ जाएगी आपकी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, फिर ऊपर गया लेकिन चलो चल जाएगा, अगली बार से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखा पहले यहाँ था यहाँ आ गया। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1। अब देखो मैं m2 u2 नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ एक बम था ना, तो इसीलिए ना ही इसे मैं m1 कहूँगा ना ही मैं इसे u1 कहूँगा, मैं सिर्फ m1 m और u कहूँगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली हमारे पास एक चीज़ थी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहे हो तो m1 u1 प्लस m2 u2 लिखो, नहीं, अगर स्टार्ट में एक चीज़ है तो सिर्फ m और u, ठीक है। फाइनल वो क्या हो गई थी,
M1 V1 प्लस M2 और V2 हो गया। अच्छा, मास कितना है मेरे पास 12 का, U मेरे पास है 0। अच्छा, अब देखो मेरे पास यहाँ पर मास कितना है, मेरे पास मास है यहाँ पर, मास रख लेता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों में से एक वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है। आप दोनों में से किसी एक को नेगेटिव रख लो। मैं रेफरेंस मान लेता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसको नेगेटिव में रख देता हूँ। भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है ना, तो एक चीज़ तो नेगेटिव होगी, एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको रख लेता हूँ अपना 4 और V1 में जो पता करना है, और यहाँ पे रख लेता हूँ +8 M2 8 और 6। ठीक है, चलो मज़ीद कैलकुलेशन थोड़ी इधर भी लगा दूँगा। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। यह 0, ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया आपके पास, ये वाला हो गया 4V1 हो गया आपके पास, प्लस 8 × 6 सब बच्चे जानते हैं होता है 48, लेकिन माइनस भी लिया है मैंने यहाँ, तो ये माइनस प्लस -48 आएगा। अच्छा, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया हमारे पास 48 = 4V1। ठीक है। अच्छा, अब 4 को डिवाइड करा दो 48 से, तो V1 = 12 आ जाएगा, है ना। तो 48 / 4 = 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपको नहीं पता थी ना वेलोसिटी, अब वो भी आपके सामने आ चुकी है। अब आप बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 4 वाला ऑब्जेक्ट, यानी 4 मास वाला ऑब्जेक्ट, तो हाफ इक्वल टू मास कितना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले ताकि आपके लिए दिमाग में आ जाए, M1 और V1। ठीक है, 4 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि जो 4 kg वाला मास है ना, उस ऑब्जेक्ट की हम काइनेटिक एनर्जी पता कर रहे हैं। 1/2 0.5 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, तो 4 और 12 स्क्वायर के साथ अब बस सॉल्व कर दो। चलो आओ कैलकुलेटर से करते हैं। मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो आंसर अलग आता है, तो देखो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 0.5 × 4 × 12 का स्क्वायर, तो 288 जूल। तो देखा इसका आंसर निकालने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, हैगा आंसर इसका, इसमें हैगा ना, ये रहा। तो ये D है, D। अच्छा, ये देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम किस में है, B। आखिर में ना वेरीफाई भी कराऊंगा। तो देखो भाई, ये A कितना टाइम ले गया, कोई मसला नहीं है, चलता है, कभी कभार हो जाता है। तो समझ तो बात पूरी आई होगी ना, बात तो पूरी समझ आ गई होगी। और इस तरह के MCQs हॉट फेवरेट है। हॉट फेवरेट से मुराद ये कि जो कि बहुत हद तक चांस है कि एग्जामिनर ज़रूर पूछे आपसे, क्योंकि अब वो ये वाले MCQs नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन को अगर मैंने डिवाइड किया फोर्स से क्या बनेगा। अब ये पुरानी बातें हो गई, ये 9-10 में ख़त्म हो गई चीज़ें। अब ये न्यूमेरिकल्स आपके ऊपर आएंगे जो कि आपको करने होंगे। ठीक है, आपके ऊपर आएंगे से मुराद आपके लिए आएंगे। अच्छा चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, MCQs नंबर 7। अब क्वेश्चन ही कहूँगा भाई इसको, तो मैं इतने लंबे लंबे ये हैं। कहते हैं इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20%, मोमेंटम बढ़ा है 20%। देखो मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझाया हो, जब भी इंक्रीज़ का वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है चेंज। जब भी इंक्रीज़ का मतलब आता है, जब भी इंक्रीज़ का वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास चेंज हुई है, चीज़ में चेंज आया है आपके पास। ठीक है, तो ज़रा पता करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा क्या है, हमें डेल्टा P गिवन कर दिया है जो कि है हमारे पास 20%। ठीक है, 20% है। देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी ये बताओ, डेल्टा KE ये बताओ अपॉन K, ये बताओ। ये चीज़ मांग रहे हैं, ये चीज़ गिवन की हुई है। अब देखो इसको करना कैसा है, सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को। अच्छा, सोल्यूशन, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर एक MCQs, पूरा एक न्यूमेरिकल है, ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के टेस्टों में भी आता है। मज़े की बात बताऊं, ये न्यूमेरिकल। अच्छा, PI इनिशियल जो है ना, मैं P के बराबर ही ले रहा हूँ।
पी आई यानी इनिशियल जो है मैं आपके पास पी के बराबर ले रहा हूँ इसे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आगे इसको पता करने की तरफ। अच्छा, अब आगे क्या करूँगा मैं, देखो चेंज दिया हुआ है ना, डेल्टा पी के लिए सॉल्व करूँगा मैं। अच्छा तो डेल्टा पी यहाँ पर हम इन्होंने कहा है, तो देखो डेल्टा पी इनिशियली में जो चेंज आया वही आया होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। डेल्टा पी कैसे निकालूंगा कि मैं पी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी देखो जो इनिशियल चीज़ थी यानी जो पी था उसके अंदर अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यानी मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपको शायद यहाँ मुश्किल हो रही होगी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ कि आपके पास कोई चीज़ अगर इनिशियल है, इनिशियली मौजूद है ना, इनिशियल क्या है आपके पास, मैंने पी रखा है, जब मैं उसके साथ 20 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक चेंज की बात कर रहा हूँ और उस चेंज का मतलब है डेल्टा पी, ठीक है। बात याद रखना। फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास v, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करा दिया 2v, तो इसका मतलब है कि मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसको इस तरह ही समझो। अच्छा, तो ये देखो ये 20 के टेबल में कितने पर आता है, 5 पर, और ये 1 पर आता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी अपॉन 5। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, तो इसलिए ये वाला पिक किया मैंने। अच्छा, अब मैं फाइनल मोमेंटम भी चाहता हूँ अपने पास कि वो भी हो, तो पी एफ, ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स, पी एफ होता है ना, अच्छा पी ए एफ होता है बल्कि वो। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया पी, अच्छा पी प्लस डेल्टा पी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, बात समझ आई। देखो डेल्टा पी क्या होता है आपके पास, डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, है ना। तो इस पी आई को उधर ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस डेल्टा पी। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ आपने पता की थी उसको ज़रा उसकी तरफ नज़रसानी करो, यानी दोबारा देखो। पी आई तो मैंने रखा था, इसमें पुट करना, ठीक है, इसमें पुट नहीं कर देना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, पी तो मैंने लिखा था, पी ही लिखा था, पी आई तो मैंने पी लिखा था, बाकी मैंने ये निकाला। एलसीएम सब बच्चों को आता होगा, ये हो गया आपके पास 5p प्लस p डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 6p और ये हो गया। अच्छा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड क्योंकि आपको तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, ये सारा काम काइनेटिक एनर्जी के लिए तो किया। रिलेशन बिटवीन यानी दरमियान में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वो क्या है, याद आ रहा है कुछ? चलो नहीं याद आ रहा, कोई मसला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद होगा, क्या होता है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ के लिखूंगा, ई को हटाऊंगा क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। हाफ mv²। अब मैं कहता हूँ कि इक्वेशन को बैलेंस रखता हूँ, मल्टीप्लाई m कर देता हूँ, डिवाइड m कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग m कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, हाफ, इसके साथ m मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास, m से m मल्टीप्लाई होकर m का स्क्वायर और v का स्क्वायर आ गया। मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम का भी स्क्वायर ले लेता हूँ। कोई बच्चा मुझे कुछ कह ही नहीं सकता कि भाई सर आपने कैसे कर दिया, मैंने तो मोमेंटम का भी स्क्वायर ले लिया, मास का भी स्क्वायर ले लिया और वेलोसिटी का तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद था, कोई तो मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू 2m, भाई कह सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मैंने गलत नहीं किया, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आता है तो बता देता हूँ ना, क्या मसला है। तो ये आ गया आपके पास, टेंशन नहीं लो, घबराओ मत, आसान है। अच्छा, अब इधर आओ, कहाँ रह गए। अब ये काइनेटिक एनर्जी को भी तो कुछ छेड़मछाड़ी करनी होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं के लूँगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में के लूँगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू के ले लिया। अच्छा, अब के मेरे पास क्या है, के मेरे पास क्या है, के मेरे पास है पी के आई। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको हटा दो, ये देख लो 2m, ये असल है हमारे पास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ये, ठीक है, इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये बनेगी, लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था, पी आई पी है, यानी इनिशियल मोमेंटम जो है वो सिर्फ पी कहेंगे हम। तो ज़रा मैं पी पुट कर देता हूँ इसके लिए,
एक एक स्टेप करा रहा हूँ ताकि बात अच्छी समझ में आए। अच्छा, तो ये तो मेरे पास आ गया क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास सिर्फ पी था, तो काइनेटिक एनर्जी पी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये आ गई। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आ जाओ भाई, कहाँ रहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल? क्या आएगा? पी एफ अपॉन 2m का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ देखो पी एफ क्या आया है, ये रहा पी एफ। चलो ब्रैकेट मार देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा ज़रा पुट करो, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 6p अपॉन 5, नीचे है 2m, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं कि ये स्क्वायर में आता है, तो जब इसका आएगा तो ये भी पूरा स्क्वायर भाई साहब हो जाएगा। ज़रा इसको रेसिप्रोकल वाला गेम खेलो, इसके नीचे से यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये के एफ आ गया मेरे पास, के एफ इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैंने पी एफ की जगह पर ये वाली पुट करी है 6p अपॉन 5 और 25, 36, 6 का स्क्वायर 36 और वो 25। अच्छा, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1/2m। मैं कहता हूँ कि भाई आप इधर आ जाओ, 36 अपॉन 25 हो जाओ और पी स्क्वायर इधर आ जाओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाओ 2m। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी बात समझ आ जाएगी आपको मैंने ऐसे क्यों लिखा है। अच्छा, अब मुझे चाहिए आखिरी चीज़, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहा था ना, तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई परेशानी मुश्किल नहीं, अब तक तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ। के एफ में निकाल चुका हूँ, यहाँ से आया मेरे पास के एफ, क्या आया मेरे पास? अच्छा, के एफ मेरे पास आया, ब्रैकेट कर देते हैं भाई, 36 अपॉन 25 माइनस के आई क्या आया था मेरे पास, ये रहा। अच्छा, के एफ पूरा लिखो ना, पी स्क्वायर भी तो है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, माइनस के आई क्या आया था मेरे पास, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब खुद बताओ, ये मैं कह देता कि 44 इसका आंसर आएगा, मेरे लिए तो बड़ा काम आसान हो जाना था उस वक्त, लेकिन आप लोग बेचारो मुश्किल हो जाती कि कैसे लेकर आई ये आंसर, ये इस तरह वाला, तो इसलिए पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी राइटिंग बेहतर करते हैं, 36 अपॉन 25 माइनस 1। अच्छा, 22 मिनट हो गए MCQs में ही, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, डेल्टा के, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करा देता हूँ के को बस, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे डेल्टा के अपॉन के पता करना है, तो मैं के को बस डिवाइड करा रहा हूँ। इधर भी डिवाइड कराया है तो इधर भी डिवाइड कराना पड़ेगा, देखो इधर आना पड़ेगा करते करते सोल्यूशन। अच्छा, तो ये वाला तो बस सिंपल ऐसे ही रहेगा, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू, अच्छा ये क्या आएगा आपके पास, पी स्क्वायर अपॉन 2m 36 अपॉन 25 माइनस 1, डिवाइड में क्या आ गया, के क्या था, देखो के क्या रखा था मैंने, के मैंने रखा था ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो याद रखा करो चीज़ों को बस, पी स्क्वायर अपॉन 2m। देखो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये पी स्क्वायर अपॉन 2m से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा के अपॉन के आपके पास ये वैल्यू आखिर आ गई। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ज़रा मैं कैलकुलेटर ले आऊँ अपना। अच्छा देखो, एलसीएम लिया जा रहा है, बस उसमें एलसीएम ले रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 36 अपॉन 25 माइनस 1, ठीक है। देखो 36 अपॉन 25 माइनस 1 इक्वल टू 0.44, के आपके पास आ रहा है ये, लेकिन मुझे परसेंटेज में इन्होंने आंसर दिया, क्वेश्चन दिया था, तो मैं परसेंटेज में आंसर को निकालूंगा, तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये इतनी मेहनत के बाद हमारे पास आया 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100, 44%। तो अगर 20% चेंज आया है मोमेंटम में, तो 44% चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। चलो, कोई मसला कोई परेशानी होती अगर हम इसको सॉल्व ना करते सही से परसेंटेज। अब देखो यहाँ से काम शुरू हुआ, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, याद रखना भूलना मत। अब आ जाओ अपना 8वां MCQs करते हैं, ठीक है। बाकी अगर पूरा देखना हो ना तो देख लेना, मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ तो आ गई होगी। ये लो, चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलो अब आ जाओ, देखो यहाँ पर आ जाओ, कहाँ रहेगा आप लोग, हाँ लगा दो, तो मैंने इसका ए है, ठीक है, इसका ए लगा दो,
8 का करते हैं। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो ये भी टॉपिक्स में तो नहीं दिया हुआ, यहाँ एमसीक्यूज में इन्होंने दे दिया, लेकिन ये भी आपको ना समझाया नहीं गया था कि अल्फा पार्टिकल में ऐसा क्यों होता है। तो उसको समझाने जाऊँगा ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन याद रख लो इसको। अच्छा अब फिर एमसीक्यू, अच्छा हमसे एक गलती हो रही है, चलो पहले मैं अल्फा पार्टिकल यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा वो मुझसे गलती डिटेक्ट हो गई। 8 वाला ये नहीं है, ये 9 वाला था। 8 वाला कुछ और है। 8 वाले में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मास, एक बॉडी है उसका मास है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2 kg, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी 2 kg। मोमेंटम कितना दे दिया, एंड मोमेंटम देखो मोमेंटम का यूनिट क्या इस्तेमाल हुआ है, न्यूटन सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मास दिया हुआ इन्होंने, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास, एक मास है आपके पास 2 kg का, उसका मोमेंटम इतना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फिर बता रहा हूँ ये काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ये मास था, लिखा हुआ भी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी अगर मास आपके पास 2 kg है और उस बॉडी का मोमेंटम जो है वो 2 न्यूटन सेकेंड है। तो ज़रा इसको निकालते हैं। रिलेशन याद है ना, अभी लिखा था मैंने रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, क्या लिखा था, p²/2m। p क्या है 2 और इसका स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई विथ 2, देखो ये भी तो 2 ही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4/4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल। ऐसे एमसीक्यूज हो तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, लेकिन हम तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं भाई। मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहूँगा, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मुझे खुद सीखना पड़ता है सही तरीके से, ठीक है। अब सीखने से मुराद ये नहीं है दोबारा से सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक बार अच्छी तरह देखना पड़ता है कि क्या बात हो रही है और ये मैं पीछे पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। और अमूमन 80-90% चीज़ें वही हैं जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़कर आया हूँ, तो बहुत आसान हो जाता है आपको पढ़ाना। अ 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, मास की बात कर दी उन्होंने, बगैर हम कोई टेंशन लिए kg लिख देंगे, और फोर्स की बात कर दी। अब क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी तो सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि 3 kg की बॉलिंग बॉल है, यानी वो देखा होगा ना आपने, स्नोकर बॉल नहीं, बॉलिंग बॉल, वो जो सामने निशाना रखा हुआ होता है और फिर आते हैं और यूं करके फेंकते हैं तो फिर वो चीज़ें गिर जाती हैं, है ना, वो बॉलिंग बॉल कहलाती है। एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी लग रही है, इतनी लग रही है, 3 kg की बॉल है, फोर्स इतनी लग रही है। एक्सेलरेशन क्या होगा ये बता दीजिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है, न्यूटन भाई ने हमारे लिए काम आसान कर दिया था, F = ma हमें दे दिया था, तो a बताना है तो भाई F/m कर देंगे, a कर देंगे, f कितना है 15, 3, 1, 5, 3 के टेबल में 1 पर आता है और ये 5 पर आता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो है आंसर है इसका, हाँ है। चलो कंप्लीट। आज टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन भाई देखो कभी कभार मैंने कहा ना आ जाते हैं इस तरह के एमसीक्यूज हमें तंग करने के लिए। तो हम अब जो है अपने सारे एमसीक्यूज चेक कर लेते हैं। तो पहले का डी बिल्कुल सही है, इम्पल्स आएगा, इनर्शिया बिल्कुल सही है, फ्रिक्शनल फोर्स ए बिल्कुल सही है, चौथे का डी भी बिल्कुल सही है, पाँचवें का बी भी बिल्कुल सही है, और छठे का 288 बिल्कुल सही है, डी ही आ रहा है, सातवें का ए, आठवें का ए, नवें का डी, 10वें का सी, लिख लेते हैं हम सी। तो ये हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। अब जो है हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हमारे, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बराबर में चलते हुए आएंगे, ठीक है, बराबर में मैं क्वेश्चन चलाऊंगा सारे के सारे। सबसे पहले हमारे पास आएंगे CRQs, उसके बाद हमारे पास बारी आएगी ERQs। तो क्वेश्चन नंबर 1 CRQ नंबर 1 कह लो। अच्छा, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेट से मुराद देखो यहाँ पे लिखने का कहा है, ड्राइव करने का नहीं, वर्ड इस्तेमाल हुआ इसलिए ड्राइव नहीं किया हमने यहाँ पे। अच्छा, इफ़ अ सर्टेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट विल एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो लगेगी
बॉडी के ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। ये पढ़ा था ना, याद होगा यार, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो लिखना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी, पूरा डिटेल में देख लेना। देखो यहाँ पर ना सिर्फ सवालात हैं, सवालात होते हैं, क्विक जवाब देना। कॉन्सेप्ट क्लियर सवालों में नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर में होता है, जो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, फ़ौरन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसे लिखो, एमी इंग्लिश सेंटर आगे लिखो, 8-10 मिनट में पूरी बात समझ लो और ज़िंदगी भर समझ के रखो उसे फिर, ठीक है। हाउ डज मास अफेक्ट ऑन, दूसरा, हाउ डज मास अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन, कैसे मास जो है वो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पे असर कर सकता है। तो इफ़ वी इंक्रीज द मास एट अ गिवन फोर्स द रेट एक्सेलरेशन स्लो, अगर मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए है ना, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो देखो यहाँ पर M यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। अगर मास बढ़ा रहे हो, अगर आप मास बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन आपके पास कम हो जाएगी। तीसरा करते हैं, वट आर द डिफरेंट, वट डिफरेंस होगा, यहाँ डिफरेंट लिख दिया, तो वट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ, वट आर द डिफरेंट, ये सही है, वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग सकती है। एक कांस्टेंट फोर्स होती है और एक वेरिएबल फोर्स होती है। तो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे बता दी, फ्रैक्शनल फोर्स हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम आता है, टीचर बार बार पूछता है कांस्टेंट फोर्स कौन कौन सी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और नॉन कांस्टेंट फोर्स आपके पास हो गई, यानी वेरिएबल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक। एक वेरिएबल फोर्स भी होती है लेकिन वो इधर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा था फोर्सेस, ठीक है, सही है, वेरिएबल भी आ सकता था लेकिन ये भी ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ चौथे पर, चौथा, हाउ डू यू कैलकुलेट नेट फोर्स, कैसे आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले आपने देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सें लग रही हैं और डायरेक्शन क्या है। अगर तमाम फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एंगल बना दिया मैंने, लेकिन अगर तमाम फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो सारी फोर्स को, नेट फोर्स पता करने के लिए क्या करना होगा, सारी फोर्स को, ये F1 फोर्स हो गई तो इसको ऐड कर दो, ये F2 फोर्स हो गई F2 फोर्स में, और ये F3 फोर्स हो गई और F3 फोर्स में। इस तरह से तमाम नेट फोर्स, इस तरह n नंबर तक जा सकते हैं हम, जितनी भी लग रही हो सबको ऐड कर दो, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन सेम हो, एंगल सेम हो। तो ये पूरा यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो, बराबर में आंसर चल रहा है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ये हम सब बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ इसके आंसर्स चेक करने होंगे या चाहिए होंगे तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेट कह रहे हैं सिर्फ लिखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जो आपके पास मोमेंटम पहले आ रहा है वही मोमेंटम टकराने के बाद या फाइनल आए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आपके पास क्या होता है, जिसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, यहाँ पे बात लिखी हुई है। फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है यानी क्लोज पाथ में वर्क करोगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ MCQ, ये छठा था, 7वां CRQ करता है। हाउ डज इम्पल्स रेट रिलेट टू फोर्स एंड टाइम, कैसे इम्पल्स रिलेट करती है फोर्स और टाइम से। तो इम्पल्स जो है यानी J आपके पास होगी F डेल्टा T, ये मोमेंटम है बेसिकली, ये चीज़ अगर देखोगे ना ये मोमेंटम है। इम्पल्स आपके पास क्या होती है, इम्पल्स आपके पास जो है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होती है, ठीक है। आप चाहो तो ना इसे सर्च भी कर सकते हो कि व्हाट इज़ इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स अक्सर ना बहुत ज़्यादा टेंशन देती है बच्चों को कि इम्पल्स है क्या। बहुत छोटे से टाइम के लिए लगने वाली फोर्स आपके पास इम्पल्स रहती है, ठीक है, बहुत छोटे से टाइम के लिए लगने वाली फोर्स। हो गया, तो इसको लिख लेना अपने पास, मैंने यहाँ पूरा इसको डिफाइन कर दिया है। हाउ डज फ्रिक्शन इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो भाई स्लो डाउन कर देती है फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को।
और प्रिवेंटिंग मोशन यानी मोशन होने से रोकती भी है, और साथ ही साथ जो है वो आपके पास क्या होता है, हीट जनरेट करती है, फ्रिक्शन ना हो तो हीट जनरेट ना हो। अच्छा, एफिशिएंसी कम कर देती है फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, बहुत मुश्किल में आ जाओगे। ये एड हो गया। अब आ जाओ ERQs पे, CRQs कंप्लीट ERQs में ही आपके पास डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है, डेरिवेशंस ERQs में आपको दिए इन्होंने। अच्छा, याद रखना ये CRQs ERQs सिर्फ इनसे पेपर नहीं बनेगा। बहुत से बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि सिर्फ इन्हीं से पेपर आएगा, तो ऐसी गलती मत करो भाई, सिर्फ इनसे पेपर नहीं आएगा, इसके अलावा भी आपका पेपर आएगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, कहते हैं एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ इट्स रिलेट फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोवाइड एन एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट। तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन भी करना है, मास, एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान रिलेशन भी बताना है, यानी पूरी डेरिवेशन ड्राइव करनी है। तो देखो यहाँ पर इसकी पूरी डेरिवेशन ड्राइव हुई हुई है, बराबर में चल रहा होगा। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इसे पहले ही करा चुका हूँ। लिखना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो पूरी मिल जाएगी, वहाँ पर पूरे आधे घंटे तक यही बात समझाई है, ठीक है। तो पूरा यही सवाल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम देना है। थोड़ा पढ़ भी देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये इसकी स्टेटमेंट है, बात ठीक है, क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और फिर जो है वो आपके पास आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो आपस में फिर रिलेट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं हाउ डज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड इन ईच टाइप्स ऑफ कोलिजन, गिव रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कोलिजन। क्यों, कैसे आप जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपके पास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको आप कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इस लॉ के लगने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, कि आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो भी फोर्स जो मोशन को रोकती है वो ज़ीरो हो, वरना ये लॉ लगना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इमेजिन 2 बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड ऑन अ पूल टेबल, यानी देखो बिलियर्ड बॉल क्या होती है, जो कि स्नोकर बॉल भी कहते हो आप उसे, ठीक है, उसी को बिलियर्ड बॉल कहा जाता है। तो पूल्स में ये आपके पास होती हैं। तो when one ball hits together or another, they rebound off each other and the total momentum of the system is conserved, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ, कि जब वो बॉल उससे टकराती है और अगर हम फ्रिक्शन को ज़ीरो ले लें तो टकराने के बाद का मोमेंटम टकराने से पहले के मोमेंटम के बराबर होगा। दूसरी भी एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब आ जाओ आपके पास तीसरा वाला यहाँ पर मौजूद है सवाल, कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स इज रिलेट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम और इम्पल्स, इनको आपस में आपको रिलेट करके दिखाना है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था ना उसमें ही। तो इसको लिखना इम्पल्स एंड मोमेंटम रिलेशन, एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी मैं समझाता हूँ। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ एन एवरीडे लाइफ वेयर इम्पल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, और एवरीडे लाइफ में जो इम्पल्स सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करती है वो भी बताओ। देखो, जब कोई क्रिकेट मैच में बैटर यानी जो आपका बैटिंग कर रहा होता है, जब वो बॉल को हिट करता है ना तो सख्त इम्पल्स आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे से टाइम के लिए बॉल को हिट करता है। देखो, बॉल कितनी देर के लिए लगेगी बल्ले से, चंद मिली सेकेंड के लिए, लेकिन उस बैट ने बॉल के अंदर कितनी ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो उधर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आता है। वो जो फोर्स लगी उसे आप इम्पल्स बोलोगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स लगी। तो ये पूरी चीज़ लिखी हुई है कि कैसे सेकंड लॉ की मदद से आप जो है वो पहले मोमेंटम ड्राइव करोगे, फिर इम्पल्स से उसको रिलेट करोगे। ये बहुत मैंने डिटेल में आपको जाके समझाया है। वॉकिंग में भी यहाँ पे लिख दिया है, रनिंग और जंपिंग में भी लिख के बता दिया, तो इसे देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर खुशकिस्मती कह लो कि भाई आपके पास डेरिवेशंस हमारी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ERQs CRQs हो गए। आखिरी पार्ट हमारा अब न्यूमेरिकल वाला है, तो अब हम जो है वो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लेंगे। तो चलो सबसे पहले अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। तो देखो भाई, गैस पेपर बन गए हैं फिज़िक्स के तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है, फिज़िक्स के भी बन गए हैं, तमाम सब्जेक्ट के भी। तो उसकी फ़ीस हमने रखी है 200 रुपये, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर की। आजकल ये 200 रुपये हमारा लक्की नंबर चल रहा है, हर चीज़ की फ़ीस यही रख रहा है। तो आप हमसे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे, फ़ीस पे कर देना, हम आपको आपके गैस पेपर सेंड कर देंगे।
इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी और तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं। इससे तैयारी करोगे तो ना सिर्फ आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी बल्कि मिड्स की सबकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले MCQ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा जो है वो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 है। बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी स्पेस आ जाए और काम आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे को यहाँ पे गिवन डेटा लिखना है कि गिवन डेटा में क्या बात हो रही है और फिर हमें टू फाइंड करना है। न्यूमेरिकल्स बड़े हैं तो एक ही कराऊंगा एक वक्त में, उसके बाद मिटा के दूसरा कराऊंगा। अच्छा अब पहले हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या क्या जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। अ कार वेटिंग, कार का जो वेट है, वेटिंग से मुराद यहाँ कार का वेट है, तो कार का जो आपके पास वेट है वो कितना दिया हुआ है 9800 न्यूटन का। इस मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, और ये कार मूव कर रही है किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर सॉरी। अब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ना तमाम जो कन्वर्जन है फिज़िक्स की वो सिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट्स अपलोड कर दूंगा लेकिन उसमें सिखाऊंगा। अभी जो है वो एक यूनिट कन्वर्जन देखो कि जब भी आपके पास किलोमीटर हो तो आपने क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। ये किलोमीटर जो है वो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। तो ज़रा करके चेक करो क्या वैल्यू आ रही है। मैं आपके साथ ही कर लेता हूँ मैं भी। 40 है ना, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ऐड आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास आ रही है 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया किससे, किलोमीटर पर सेकंड से, किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद कहते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक यानी हमने अप्लाई कर दिया, इट कम्स टू रेस्ट, बॉडी आपके पास अब रेस्ट में आ गई है। ठीक है, पहले ये था अब रेस्ट में आ चुकी है। अच्छा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आई, भाई जैसी ब्रेक लगाते हो फ़ौरन थोड़ी ना गाड़ी रुकती है। अगर फ़ौरन रुक जाएगी ना गाड़ी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर हम जो है वो विंडशील्ड तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन डिस्टेंस कवर होने के बाद ही रुकती है गाड़ी, चाहे ब्रेक जितने भी अच्छे हों। तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अब पूछते हैं कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर आपने जो है वो बतानी है, फोर्स बतानी है, सिंपल। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स बतानी है। रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को कम करती है, और अप्लाइड फोर्स वो होती है जो कि यानी एक्सटर्नल फोर्स, हमारे पास वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को बढ़ा रही हो। तो यहाँ रिटार्डिंग फोर्स से मुराद है कोई भी ऑब्जेक्ट अब रुकेगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मुझे फोर्स पता लगाना है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन पता करूँगा मैं। अच्छा एक्सेलरेशन भी नहीं पता किया जा सकता, मास भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो F = ma होता है ना फॉर्मूला। तो पहले एक्सेलरेशन फिर हमें a पता करना पड़ेगा। तो फॉर m के लिए काम करते हैं। m तो हमारे पास आ जाएगा W = mg की मदद से, वेट दिया हुआ है। अच्छा तो m/g और W/g और ये m, बाकी ये काम यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, जगह हैगी ना तो वहीं करते हैं। अच्छा तो वैल्यूज यहीं पुट कर लेते हैं। कितना है 9800 डिवाइडेड बाय 10 रख लो या 9.8 रख लो, आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो उम्मीद है इसको इन्होंने शायद 9.8 रख के ही सॉल्व किया होगा। अच्छा अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आपके पास आ रहा है, मास आ रहा है 1000 kg। गाड़ी है तो भाई भारी ही होगी ना, हल्की तो होने से रही। अच्छा 1000 kg आपके पास यहाँ मास आ गया। अच्छा अब उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। फॉर ए क्या लगा सकता हूँ मैं, यहाँ वेलोसिटी है मेरे पास और डिस्टेंस भी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, VF² = VI का स्क्वायर प्लस 2AS, है ना, यही होता है ना। अच्छा बॉडी चल रही थी तो उसके पास ये वेलोसिटी थी,
बॉडी रुकी तो वी एफ इक्वल टू 0 हो गया। तो ज़रा इधर ले आओ इसको, उधर बोलो आप क्या कर रहे हो, उधर इधर आओ। 2as, पहले इनको एक सॉल्व कर लो, फिर वहाँ से लाके दूसरी चीज़ें सॉल्व कर लेना। अच्छा, तो मेरे पास 0 आ गई, वी एफ 0 हो गई क्योंकि बॉडी रुकी, तो जब रुकेगी तो 0 हो जाएगी। चल किससे रही थी? 11.11 के स्क्वायर से, 11.11 के स्क्वायर से। अच्छा, तो ये 2as ये ख़त्म हो गया। बाकी 11.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ये आ गया। अब तो सिंपल है ना, ये निकालना। ज़रा 11.11 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, तो 123.432, ठीक है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था, सब यूनिट ऐसा ही है। अच्छा, अब इन सबको डिवाइड करा देते हैं एक साथ, ठीक है। 1 2 3, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो ऑप्शन मौजूद है ना, इसलिए साथ डिवाइड करा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 बेसिकली 100 होता है। तो ये हो गया 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ माइनस का साइन भी है, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस साइन हमें बता रहा है कि ये एक रिटार्टेशन है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। रिटार्टेशन का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, वी आई ज़्यादा है और वी एफ 0 है, तो जब भी वहाँ पर नेगेटिव साइन आया, रिटार्टेशन यानी एक्सेलरेशन कम हो रही है। अब बस फोर्स निकाल लो भाई, अब क्या मुश्किल है, एम ए लगा लो ज़रा। मास निकाला था ना 1000, और फोर्स के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। फोर्स के साथ नेगेटिव आने से क्या मुराद है कि ये जो भी फोर्स लग रही है ये बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.234, तो यही नंबर आ जाना चाहिए दोबारा। 1234 नेगेटिव का आंसर है। चेक करते हैं, यही आ रहा है, फ़र्क तो नहीं आ रहा है? हाँ, यही आ रहा है। शायद बुक में ऐसे दिया हुआ है, उन्होंने 0.5 भी लगाया हुआ है। हमने कुछ नंबर कम लिए थे तो इसलिए हमारा 0.5 नहीं आया, लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो चल जाएगा, इसकी जगह यूनिट लिख दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है हमारा, देख लो बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। नेगेटिव का 1234.5 भी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आया ना न्यूमेरिकल कैसे किया मैंने आपके सामने? पूरा आंसर बोर्ड पे क्लियर तो है ना? थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, हम खुद थोड़े से काले हो जाते हैं, लेकिन आपको जवाब बिल्कुल सही दिखा देता है, ठीक है। चलो और दूसरा करते हैं। मज़े मज़े के न्यूमेरिकल है, आते हैं ही है, आसान है, छोड़ना मत पेपरों में से, वरना इतनी देर में खड़ा हूँ, मेरी मेहनत तो बेकार चली जाएगी ना। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। चलो, अब मैंने पूरा लिख ही दिया उसको, ठीक है। सबसे पहले भाई वही गिवन डेटा, हम तो गिवन डेटा ही लिखते हैं। फिर मैं अपने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊँ ना यूनिवर्सिटी के, उसमें भी यही हरकत करता हूँ। गिवन डेटा 2 फाइंड, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करूँगा, ये अच्छा हो जाता है ना इससे, इसलिए ऐसे करता हूँ। अच्छा, कहते क्या है? अ हेलीकॉप्टर वेट, एक हेलीकॉप्टर है, उसका वेट है आपके पास 3920 न्यूटन। बहुत ही कोई हल्का हेलीकॉप्टर है भाई क्योंकि एक आम इंसान का वेट ही होता है 80-70, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। चलो अब वो हम अपने देखते नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर का वेट बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन बहुत हल्का हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये वेट है, ये खिलौने वाला तो नहीं है शायद। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब वो इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है तो उस वक़्त फोर्स कितनी होती है। भाई देखो, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन तो ले रही होगी ना, क्योंकि ग्रेविटी है हमारे पास, तो उसके पास वो कितनी फोर्स लगा के ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन ये है आपके पास, वो फोर्स कितनी लगा रहा है, ये आपने जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, एक और बात भी लिखी हुई है। What will be the force on helicopter if it is moving up with a constant speed of, स्पीड कांस्टेंट है आपके पास, उस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगी, मतलब उस टाइम पे क्या फोर्स होगी, इसे मैं प्राइम कह रहा हूँ। 2 फोर्सेस बतानी है। पहली कंडीशन में चेक करो,
ये सस्ता वाला हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, ठीक है, ये सस्ता वाला हेलीकॉप्टर बना लिया हमने, पंखड़ियाँ भी बना लो, ठीक है। नहीं महंगा वाला लग रहा है भाई, ये तो सस्ता वाला कहाँ है। चलो ये अब हेलीकॉप्टर लग रहा है पूरा पूरा, अच्छी लग रहा है। अब ये हेलीकॉप्टर जब ऊपर जा रहा है भाई, दो फोर्सेस लग रही होंगी ना, एक होगी फोर्स जो कि ऊपर ले जा रही है, एक होगी वेट जो कि नीचे लेकर आ रही है। तो आपके पास ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक और फोर्स के बराबर होंगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी होगी भाई? देखो आपके पास ये नेट फोर्स आ रही होगी ना, पहले तो देखो नेट फोर्स हो गई आपके पास, F इज इक्वल टू नेट। अब नेट फोर्स क्या पढ़ा था हमने? जितनी भी फोर्सेस हो उन सबका सम, ठीक है। पहले मैंने लिख दी ये वाली फोर्स क्योंकि ये बड़ी है, क्योंकि ये ऊपर लेके जा रही है। उसके बाद लिख दिया वेट। क्या वेट में ऐसे ही लिख दूंगा? नहीं, वेट नेगेटिव में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वेट नीचे लेकर आ रहा है, वेट नीचे ही लगता है हमेशा, ऑलवेज डाउनवर्ड। फोर्स जो आप लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स, वो अपवर्ड की तरफ लग रही है, तो ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव W। नेट फोर्स समझ में आया? यानी इस नेट फोर्स से ये मुराद है टोटल कितनी फोर्सें लग रही हैं? टोटल 2 फोर्सें लग रही हैं, फ्रिक्शन विरिक्शन सब जीरो रखा हुआ है। एक फोर्स है अप्लाइड जो कि ऊपर ले जा रही है हेलीकॉप्टर को, एक W जो कि नीचे ला रही है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तो नहीं है बोलने की, समझाते वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब F नेट फोर्स ही है तो इज इक्वल टू ma ही होगा भाई। F नेट हेयर लिख लो अगर मुश्किल हो रही है समझने में, कि F नेट कुछ नहीं है, बस एक फोर्स ही है आपके पास जो इन दोनों की वजह से आ रही है। अच्छा FA ma, ये भी ma हो गया है ना, लेकिन ये तो कैलकुलेट करना है। ये वाली फोर्स है, इसको भी A लिख लो, अप्लाइड फोर्स, ये कैलकुलेट करनी है मुझे। तो FA माइनस W को उस तरफ ले आओ, MA प्लस W इक्वल टू FA। एक्सेलरेशन गिवन है, मास कहाँ है? मास भी तो चाहिए, मास भी गिवन है हमें, हमने थोड़ा शायद मास को मिस किया है। नहीं मास गिवन नहीं है, मास निकालना पड़ेगा। अच्छा मास भी गिवन है भाई, फॉर मास के लिए काम करते हैं। मास को हमने मिस कर दिया, मास नहीं है ये, मास वो वाला मास नहीं है, ये मास वो वाला मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर वाला। अच्छा अब देखो मास कैसे निकलेगा? W इज इक्वल टू mg, है ना। तो भाई अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले एक और मास, चलो यहाँ नहीं करते हैं, जगह है तो बहुत। वेट कितना है? 3920 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, जो कि हमें पता है, बता दिया गया है हमें पहले ही कैलकुलेट करके कि 9.8 रहती है। डिवाइड करो ज़रा, इक्वल टू 400 kg। देखा, मैं शक हो रहा था ना मुझे, मैं कह रहा था कि ये वेट इतना कम क्यों आ रहा है। तो ये जो भी हेलीकॉप्टर है ना वो खिलौने वाला है, क्योंकि भाई देखो 400 kg का हेलीकॉप्टर, 400 kg से भारी तो गाड़ी होती है अभी देखा ना 1000 kg की गाड़ी। तो वो हमारा नहीं है कि ये वाकई वेट हेलीकॉप्टर का है या नहीं, ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये ठीक है, ठीक है। मैं तो वो बस शक हो रहा था मुझे कि ये इतना हल्का नहीं होता हेलीकॉप्टर। अच्छा अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ऐसे आ जाएगा आपके पास आपका 400, 400 मेरे पास मास आया, एक्सेलरेशन मुझे 2 दी हुई है, और वेट मुझे दिया हुआ है प्लस में 390 सॉरी 3920। अब सबको कैलकुलेट कर देते हैं। 800, ठीक है, 800 प्लस 3920, चलो कैलकुलेट करते हैं ज़रा। 3920 प्लस 800 इक्वल टू 4720। इसमें एक नंबर मेरा कट जाएगा, ये यूनिट का है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ फॉर एफ प्राइम के लिए काम करते हैं। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है ना, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी का है ना। कुछ याद आया कांस्टेंट के वर्ड से? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आ जाएगी। कैसे?
अब आप ये पूछोगे ना, ज़रा मैं बताता हूँ। समझो वी आई आपके पास नहीं पता लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वी आई आपके पास 5 मीटर पर सेकंड की हो गई। कांस्टेंट है तो जो वी आई है वही वी एफ भी होगी, क्योंकि तब्दील ही नहीं हो रहा। अब एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ए इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टी, 5 से 5 गया तो ए इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? भूलोगे तो नहीं इस चीज़ को, न्यूमेरिकल करते हुए भूल जाते हो अक्सर आप लोग। ठीक है, तो 0 एक्सेलरेशन, फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। अब इसको लिख देते हैं फॉर एफ प्राइम के लिए, फॉर एफ प्राइम के लिए लिख देंगे तो एफ ए जो है एफ प्राइम बदल जाएगा, बाकी सब एज इट इज लिख देता हूँ मैं, एम ए प्लस डब्ल्यू। अच्छा, तो एम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए तो 0 है। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू, हाँ, तो एफ ये आ गया आपके पास 3920। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब 0 है तो जो वेट होगा वही अप्लाइड फोर्स होगी आपके पास। चेक करते हैं, ये है, हाँ यही है। चलो जल्दी से करते हैं भाई, अगला न्यूमेरिकल भी करना है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा अपना बातचीत करके। देखा, बातचीत से टाइम ज़ाया होता है ना। मैं कहता हूँ ना भाई, फजूल झगड़ों में पड़ो ही नहीं, जो तंग कर रहा है करने दो, थोड़े टाइम बाद वो तंग करने से खुद ही चला जाएगा, जान छोड़ी जाएगी हमारी उससे। हर इंसान ज़िंदगी पर नहीं रहता भाई, हर इंसान का दूसरे इंसान की ज़िंदगी में एक मुद्दत होती है, फिर वो मुद्दत कंप्लीट करके या तो वो खुद ही चला जाता है, यहाँ ज़िंदगी उससे मोहलत ले लेती है और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है और आपकी ज़िंदगी हो जाती है आसान। ठीक, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलो इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 निकालता है। इंक जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, यानी यहाँ डाग है, यहाँ हल्की है, यानी इंक ख़त्म होने वाली है। अब मैं इंक रिफ़िल करा लेता हूँ, ताकि खुद ही करूँगा रिफ़िल, ताकि हम आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकें। चलो इंक हमने फास्ट एंड फ्यूरियस रिफ़िल कर ली है, अब अपना न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन डेटा, देखो जान आ गई ना पेन में दोबारा। गिवन डेटा टू फाइंड, इस पेन को मैं संभाल के रखूँगा, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहते हैं एक 100 ग्राम की बुलेट है, बुलेट का तो मास कम ही होता है ना, तो 100 ग्राम का है इन्होंने, तो हम लिख लेते हैं अपना 100 ग्राम। लेकिन हम, आपको पता है कि मास केजी में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं 100 को डिवाइड करा देते हैं 1000 से, तो ये हमारा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो ऊपर जाके माइनस में 0.1 कट जाएगा, केजी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 0.1 केजी बुलेट का मास हो गया। अब बुलेट का है ना इन्होंने, तो इसको मैं M1 लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरा मास भी आ गया। फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन, गन का मास जो है वो आपके पास है 10 kg, बंदूक तो भारी होती है ना। विद अ स्पीड ऑफ, अच्छा अब ये स्पीड किसकी है 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 100 kg गन विद अ स्पीड ऑफ, ये बुलेट की भी स्पीड होगी। ठीक है, तो अब हम इसे रखेंगे अच्छा इनिशियली बुलेट जो है वो 0 में, अभी इसके ऊपर बात करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर मैं करेक्शन कर दूँ, यहाँ पर आपको जो है वो 1000 रखना पड़ेगा अगर बुक जैसा आंसर चाहिए, वरना अगर 1000 नहीं रखोगे बुक जैसा आंसर नहीं आएगा। तो 100 लिखा हुआ है, बेशक बुक में भी 100 है, यहाँ भी 100 है, लेकिन मैं रखूँगा 1000। लेकिन एक बात तो मेरी सुनो कि गोली चलाने से पहले हमें एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी। एक मिनट, हाँ अब सही है। तो हमें जो है वो एक कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि गोली चलाने से पहले बंदूक रेस्ट में होगी और बुलेट भी रेस्ट में होगी, है ना। तो यानी हम ये बराबर में ना उसमें लिखा हुआ भी है PDF में, तो यानी मैं लूँगा UI, यानी इनिशियली 0 और बंदूक भी 0 होगी। ठीक है, देखो भाई मैंने यूँ बंदूक पॉइंट की हुई है किसी पे, अब गोली तो नहीं फायर हो रही, तो अंदर जो गोली है वो तो रेस्ट में, बंदूक भी रेस्ट में। ठीक है, अब कोई ये ना बोले कि सर आपका हाथ हिल रहा है, तो भाई हाथ इतना थोड़ी ना हिल रहा है, कोई वेलोसिटी आ जाए उसके अंदर पूरी। अच्छा, अब जब मैंने गोली फायर करी तो भाई मैंने बुलेट को M1 कहा था ना, तो इसीलिए उसके वेलोसिटी को भी मैं
m1 कहूँ, उसकी वेलोसिटी को v1 कहूँ। फायर करना यानी बात की बात है, तो इसीलिए v लिख रहा हूँ। कहते क्या है, सिंपल बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, v2 बता दो। यानी u2 तो 0 थी, लेकिन अब v2 क्या होगी। यानी देखो गोली फायर हुई तो फिर क्या होता है, गन रिकॉइल होती है, यानी चेम्बर पीछे आता है, गोली को दोबारा बैरल में लेके जाता है। बैरल पता है ना क्या होता है, वो जो गोली का, वो जो बंदूक के आगे का होता है, जहाँ पर गोली रुकती है आके, बुलेट रुकती है, गोली नहीं बुलेट का उसे। तो बैरल क्या होता है, जो आपका वो आगे नाल बनी हुई होती है ना, वो बैरल होती है। तो रिकॉइल करना पड़ता है उसके लिए, और वो जो बुलेट चलती है ना, फिर वो जो पीछे फोर्स लगाती है, उससे वो खुद रिकॉइल हो जाता है अपना, क्या कहते हैं, गन। अब शायद आपने देखा ना हो, लेकिन अब आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन यहाँ लगाऊं क्या मैं, देखो ना, 2 m है, 2 u है, 2 v है, बात समझ में आ गई, वैसे भी समझ में आ रही है। इनिशियल फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यही लगेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर हमने उसको ऊपर उड़ा दिया, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लग रहा है, चलो अभी लग रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली पूरी चीज़ 0 है, मैं मास नहीं पुट कर रहा, डायरेक्ट u पुट कर रहा हूँ 0, ठीक है। m2 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 0, लेकिन यहाँ पर बॉडीज़ में वो आएगा, वैल्यूज़ पुट होंगी। m1 क्या है, 0.1, छोटा करके लिखना पड़ेगा। v1 क्या है, 1000 प्लस m2 100 है ना, नहीं 10 है, 10, ठीक है। अब v2 तो आपने बताना है। अच्छा देखो, ये तो 0 हो गया, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। इसको क्या वैल्यू आ रही है ज़रा देखो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 100, ठीक है, और प्लस 10v2, ये यहाँ के लिए होके माइनस हो गया, और 10 से डिवाइड हो गया v2। ज़रा फिर कैलकुलेटर को जहमत देते हैं, v2 इक्वल टू 10, लेकिन माइनस भी आएगा मीटर पर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, गोली तो आगे की तरफ गई है, लेकिन रिकॉइल पीछे की तरफ होगा। तो लिख दो जल्दी से, बात भी समझ आ गई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। नेगेटिव साइन shows that negative opposite direction। भाई एक बात मुझे बताओ कि क्या रिकॉइल आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ। गोली चली तो चेम्बर पीछे आता है ना, पीछे आता है, रिकॉइल पीछे की तरफ करता है, और फिर गोली को आगे दोबारा बैरल में लगता है ले जाकर। बात तो समझ में आ गई ना, अब क्या इसको लंबी करनी है। चलो मिटा दूँ, पहले देख लेना, हो गया ना। अब आप बोलोगे मुझे इतना ज़्यादा इल्म कैसे भाई बंदूकों का, तो भाई बंदूकों का इल्म तो ऐसा है ना कि भाई हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पर जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, मतलब बुलेट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह हम देखते रहते हैं, तो उससे पढ़ लेते हैं। हमने अपने टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ा था, तो वहाँ से हमें ये चीज़ें बताई गई थी कि कैसे बुलेट चलती है और कैसे। इसके अलावा और कोई इसका शौक़ नहीं है भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल 4, ठीक है, गिवन डेटा, और टू फाइंड। आई थिंक मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ ना, जब भी ये लाइट लिख रहा है। चलो लंबा न्यूमेरिकल नहीं, आसान है। अब मशीन गन फायर्स 10 बुलेट। अच्छा ये नंबर ऑफ बुलेट है, ये कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ आपको यहाँ पर, नंबर ऑफ बुलेट सॉरी, ठीक है। तो चलो नंबर ऑफ बुलेट है ये, नंबर ऑफ बुलेट कितनी है, 10 पर सेकंड में। एक मशीन गन है, आपको पता है ना, मशीन गन तो एक बड़ी गन होती है, वो कितनी तेज़ी में फायरिंग करती है, फिल्मों में देखा होगा ना। तो 10 बुलेट फायर हो रही हैं कितने टाइम में,
1 सेकेंड में। ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट करने की, डेटा को ब्रैकेट ना किया करें। अच्छा, इनटू अ टारगेट, टारगेट की तरफ ही फायर किया जाएगा, बेशक भाई हवाओं में थोड़ी ना मारेगा कोई। ईच बुलेट वेट, हर बुलेट का वेट कितना है? ईच बुलेट कह रहा है, यानी एक बुलेट का वेट बताया है यहाँ पर, तो मैं M1 लिख रहा हूँ। 20 ग्राम, या मास लिखना चाहिए, इन्होंने वेट लिखा हुआ है, चलो हमें क्या। अच्छा, तो मैं ग्राम में नहीं रख सकता ना, तो मैं इसे 1000 से डिवाइड करा लेता हूँ। मैंने क्या किया, या 20 को 1000 से डिवाइड करके ग्राम में केजी में कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट में सॉल्व करूँगा ना, इसलिए। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको तो ये मास एक बुलेट का दिया हुआ है, आपने तो 10 बुलेट फायर की हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल मास ऑफ 10 बुलेट्स, यहाँ लिख लो, मास ऑफ 10 बुलेट्स कैसे निकलेगा भाई? आपके पास, आपको ये पता है कि एक चीज़ 1 रुपये की है, तो 10 चीज़ें कितने की होंगी? 10 रुपये की ना। एक को 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आसान कर दिया मैंने आपके लिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये मास m लिख रहा हूँ मैं अभी, इसे चेक करते हैं कितना आ रहा है। 10 मल्टीप्लाई 0.02, तो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा होता हूँ, ठीक है। kg पहले भी कर चुका हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी, भाई जब फायरिंग करोगे तो फायरिंग करने से पहले लोड गन मैगजीन डालोगे, मैगजीन में बुलेट्स डालोगे, उस वक्त तो इनिशियल वेलोसिटी यानी VI 0 होगी। फायरिंग जब शुरू की तो उस वक्त क्या वेलोसिटी आई? अच्छा, अब कहते हैं हैज़ अ स्पीड ऑफ, यानी जो गोलियाँ कितनी स्पीड से जा रही हैं निकल कर? 1500 की स्पीड से निकल के जा रही हैं, और मीटर पर सेकंड तो एज यूजुअल लगेगा। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन, वो फोर्स बताओ जो कि हमें चाहिए गन को अपनी पोजीशन में रोके रखने के लिए। यानी जब आप फायरिंग करोगे तो गन आपको पीछे भी तो कुछ इम्पैक्ट देगी ना, यानी पीछे की तरफ आपको एक झटका महसूस होगा, लेकिन कितनी फोर्स आप आगे की तरफ लगा के रखोगे कि आपको गन जो है वो स्टेबल रहेगी और आगे फायरिंग करती रहेगी और आपको पीछे ना आके लगेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कमज़ोर आदमी फायरिंग करता है, तो उसने फायर किया तो उसको यहाँ पर आके एकदम से गन लगेगी अगर वो कमज़ोर है, लेकिन कोई ताकतवर आदमी है, उसने फायर किया तो गन बस यूँ ऊपर की तरफ तो होगी, लेकिन अपनी डायरेक्शन में रुकी रहेगी। तो कितनी फोर्स वो लगा रहा है ताकतवर आदमी, तो वो आपने कैलकुलेट करनी है इधर। अच्छा, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका, पी नहीं एफ इक्वल टू, यहाँ वो वाला नहीं लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर वो कैसे लग सकता है, एक ही चीज़ की तो बात हो रही है। अच्छा, तो डेल्टा पी अपॉन टी, अब टी गिवन है। अच्छा, डेल्टा पी किसके बराबर होगा? पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। अच्छा, अब पी एफ किसके बराबर होता है? एम वी, ये लिख लो, ठीक है। तो एम एफ, जो कि हमारे चैनल का पुराना नाम था, वी एफ, एम आई वी आई डिवाइडेड बाय मास। फाइनल इनिशियल तो नहीं होगा ना, मास तो मास ही रहेगा ना, तो मास को मास के साथ एम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, आपके पास एक ही गन है। अच्छा, तो मास कितना है हमारे पास? 10 बुलेट्स की बात हुई थी, तो 0.02। वी एफ कितनी आई मेरे पास? 1500। इनिशियल में क्या हो रहा है? 0.02, लेकिन वेलोसिटी 0 है, गोली फायर ही नहीं की 1 सेकेंड, तो 1 डिनोमिनेटर में मौजूद है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी सिर्फ आपको ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1500। नहीं, एक गलती हो रही है, मैंने जो है ना एक बुलेट का मास रख दिया, एक बुलेट का मास नहीं रखा जाएगा, 10 बुलेट का मास रखा जाएगा। मैंने असल में यहाँ से देख लिया, वो ये था जो मैंने एम लिखा था ना, अब सही है। 300, तो 300 न्यूटन की फोर्स आपको चाहिए कि आपकी गन आगे पीछे मूव ना करे, सीधा टारगेट पे फायर मारते रहे।
बात समझ आ गई ना? चलो चेक भी तो करें, सही निकाला गलत? बिल्कुल सही। थोड़ा भाई गला ख़राब है आज मेरा, काफ़ी टाइम से ये है, चल रहा है, सही हो जाएगा। चलो अब 5वां न्यूमेरिकल करते हैं बगैर कोई डर वगैरह लिए। टाइम देख लेने, काफ़ी टाइम हो गया। चलो अच्छा, इसको ज़रा ध्यान से समझना। कहते हैं अब 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड, एक 50 ग्राम की बुलेट है, मैं इसे एम लिख रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता M1 M2 है या नहीं है, लेकिन मैं इसे ग्राम में तो नहीं छोड़ सकता ना, मुझे केजी में चाहिए, तो मैं 1000 से डिवाइड ले लूँगा। 1 0 को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे, 0.10 यहाँ और 5 यहाँ आ जाएगा केजी। अब ये उसमें आ गया, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो तो 0.05 केजी आ गया। अच्छा कहते क्या है मज़ीद, 10 केजी ब्लॉक इज़ सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। आपके पास 10 केजी का एक ब्लॉक भी है, मैंने यहाँ पे क्लॉक बोल दिया, ब्लॉक है, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ अभी, 1 मिनट रुको, ठीक है। 10 केजी का है आपके पास, यहाँ पर देखो, ये रही आपके पास आपकी बंदूक, हंसना मत मत भाई बंदूक पर मेरी, चलो अच्छी सी बन गई, ये आपकी बंदूक हो गई। इस ब्लॉक पर ये फायर मार रही है, ये बंदूक इस ब्लॉक पर फायर मार रही है, ये आपकी गोली हो गई, ये आपकी बुलेट हो गई, ये आपकी बुलेट हो गई। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इस बुलेट का मास है 0.0 केजी, इस ब्लॉक का मास है 10 केजी का, ठीक है। एक कॉर्ड से यानी एक रस्सी से या किसी धागे से ये बंधा हुआ है। सो इट कैन स्विंग अ पेंडुलम, ये एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है, कब? जब गोली इसके अंदर जाके घुसती है। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस, ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, अब नई जगह जो है ना, ये इससे बना रहा हूँ मैं, सो डैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 राइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा बाकी काम हम नमाज के बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना जो मैंने यहाँ तक बताई है। तो चलो भाई हम वापस आ गए अपने काम पर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, गोली लगने के बाद आगे की तरफ ही जाएगा, और 10, अच्छा 2 मासेस है ना, तो ये बुलेट वाला मास M1 कर लो और ब्लॉक वाला मास M2 कर लो, ताकि आसानी हो जाए काम। अच्छा हाइट यानी ये नीचे था, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर का है ना उन्होंने, हाँ 10 सेंटीमीटर का, लेकिन मैं सेंटीमीटर नहीं रख सकता, ऐसा यूनिट में काम कर रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या है, सिंपल बता दो भाई, कोई मुश्किल की बात नहीं है। गिवन डेटा नहीं लिखा इधर हमने, ये क्या हमने अपनी लेगेसी तोड़ दी? नहीं, लेगेसी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड वेलोसिटी बताओ बुलेट की, V1 कहता हूँ, ठीक है, V1 कहता हूँ। अच्छा अब देखो यहाँ पर यूज़ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? अच्छा देखो, सबसे पहले तो मुझे आपको थोड़ी चीज़ें और बतानी पड़ेंगी। बुलेट की वेलोसिटी हमें नहीं पता, ब्लॉक स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, तो उसको 0 ले लिया मैंने, ठीक है, पहले रुका हुआ था फिर मूव करना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ज़रा वो कॉन्सेप्ट देखो। ये जिस वेलोसिटी से ये बुलेट आ रही होगी, जब ये इसमें घुसेगी तो ब्लॉक भी उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा ना, जिस वेलोसिटी से बुलेट आ रही थी, क्योंकि ब्लॉक के पास खुद तो कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, वो तो पहले रेस्ट में था। देखो ना, जब भी तो मैंने इनिशियली उसे रेस्ट में ले लिया। अच्छा, और UI ही हमें बतानी है इधर ना, स्पीड ऑफ द, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, उसको हम इनिशियल लेंगे, क्योंकि टक्कर एक इम्पैक्ट भी तो हुआ है ना, तो उसको फाइनल लेंगे जो इम्पैक्ट हुआ है। तो उसी वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे जाएगा जिस वेलोसिटी से ये बुलेट आई। तो बात क्या हुई कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V होगा। बस अब काम आसान हो गया है, अब कर लो, फिर देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके बात समझ आ जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जल्दी से वैल्यूज पुट करें। ज़ीरो क्या है? u2 ना, u1 तो पता करना है, m1 u1, m1 में अभी नहीं पुट कर रहा, u2 तो वैसे ही पता करना है, u1 तो वैसे ही पता करना है, m2 भी नहीं पुट कर रहा क्योंकि u2 ज़ीरो है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ सब पुट कर दो। m1 क्या है? 0.05 ना, हाँ, डेटा देखने में ना पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। v1 क्या है? v प्लस 10 kg की ब्लॉक है और v ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, m1 क्या है? 0.05। अच्छा, और ये u1 इक्वल टू, अभी एक छोटा सा ना ट्विस्ट भी है, वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। अच्छा, ये इधर ले जाओ, v को बाहर निकाल लो, तो ये आपके पास हो गई 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05। 0.05 को उधर से इधर ले आओ, 0.05 प्लस डिवाइडेड बाय 10, 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05। अच्छा, अब ज़रा इसको कैलकुलेट करो, नंबर क्या आता है? 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 201। ये v क्या है भाई? ये v तो चाहिए ही नहीं, ये v को यूनिट वगैरह थोड़ी ना, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्या यहीं छोड़ दूँ? नहीं, ये v क्यों आ रहा है? v मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। अब इसको पता कैसे करोगे? देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी लूज हुई ना, हुई या नहीं हुई? बॉडी भाई देखो ना, वेलोसिटी कम होएगी या नहीं होएगी? इस बुलेट की वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी जब ये इस ब्लॉक के अंदर जाके घुस जाएगा, है ना? यानी लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे? पहले ब्लॉक नीचे था, समझ लो ये सरफेस है, पहले ब्लॉक सरफेस के करीब था, लेकिन जब बुलेट आई तो अब सरफेस से ऊपर आ गया है, तो यानी लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखो ज़रा लॉस, अभी क्यों लिखवा रहा हूँ पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब, अब काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों से मिलके बनेगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v नहीं लिखो, u लिखो, u, क्योंकि जब वो इनिशियली आ रही थी तो हम उसे u कह रहे थे, और u2 इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो ज़रा देख लो, P इक्वल टू mgh होता है, तो mgh मास 1, ठीक है, प्लस m2gh मास 2। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी तब्दीली करते हैं कि इसे ना u नहीं रखते, v रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ v चाहिए। अगर u रखेंगे तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कॉमन क्या निकल रहा है? स्क्वायर, v यहाँ भी है, v यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, तो ये कॉमन निकल गया। देखो यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो बाहर आ गया हाफ, v स्क्वायर यहाँ भी बाहर आ गया, तो m1 प्लस m2। अच्छा, mgh यहाँ भी है और mgh वहाँ भी है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को कैंसिल करने की पूरी सलाहियत रखेगा, तो हमारे पास क्या आ गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा gh, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लो, क्योंकि v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज आपको पता है, 2 कांस्टेंट है, 9.8 भी एक कांस्टेंट है, 2 कोएफिशिएंट है, 9.8 एक कांस्टेंट है, h क्या दिया हुआ? 0.1,
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देखो भाई मैं भी आपको ना दिल से पढ़ा रहा हूँ तो जब भी खड़ा हुआ हूँ, वरना तो शायद मुझे 4-5 टेक लग जाते इस वीडियो को अगर मुझे मुश्किल हो रही होती। तो 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये वो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास v है। ठीक है, इनिशियली ये चली थी u से, अच्छा अब क्या करना है, अब बस हमें वही u1 पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है इसकी। अच्छा मैं इनिशियल वेलोसिटी ना इसकी u1 ले रहा हूँ, तो u1 इक्वल टू ये रहा आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट 201 1.4। आखिरी आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 201 मल्टीप्लाई 1.4, 281.4 मीटर पर सेकेंड। इसी बात पे कर रहे हैं ना सब्सक्राइब आप लोग चैनल को। बार बार मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर देते हो सब्सक्राइब, सपोर्ट करते हो भाई। बिल्कुल सही आंसर आया है। अब मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा इसको मिटाने के लिए। जी बिल्कुल सर इजाज़त है, चलो मिटा दिया। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं मानता हूँ वीडियो लेंदी है, मतलब लेंदी है, बड़ी है, लेकिन काम करना है ना भाई, पेपर तो देना है ना। अच्छा दिल लगा के पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी लेंदी लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा लेंदी। पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पर, 6। इसके बाद कितने हैं, एक और है बस, फिर चलो अब ज़िंदगी आसान। अच्छा ये आसान है बहुत। अच्छा कहते हैं आप 70 ग्राम बॉल कोलाइड विथ अनदर बॉल। 2 बॉल है, एक बॉल है आपके पास 70 ग्राम की, इसको डिवाइड कर देते हैं ज़रा हम। ग्राम में नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चीज़ मेरे पास ग्राम में हो, मुझे केजी में अच्छा लगता है क्योंकि मुझे केजी में बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। इससे ये कट गया, 1 0 ये आ गया और एक पॉइंट लगकर 7 आ गया, केजी हो गया। अच्छा उसके बाद मेरे पास M2 आ गया, कितना दिया हुआ M2 170, ये भी ग्राम में दिया हुआ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कोई भी चीज़ ग्राम में हो। टू फाइंड गिवन डेटा। भाई ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँ, मुश्किलात आएँ, डट के मुकाबला करें, कभी भी भागे ना, ठीक है। डेटा, हिम्मत से काम लें। अच्छा तो बात क्या कर रहे थे कि इधर वेलोसिटी पे बात कर रहे थे ना, तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। एक से ये एक ख़त्म हुआ, एक उससे भी ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ 1.014 kg करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बाकी देखो क्या लिखा हुआ है डेटा में। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़, पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड की, और राइट वाइल द सेकेंड बॉल जो है वो रेस्ट में है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है ना। स्नोकर खेला है कभी ज़िंदगी में, देखा है खेलते हुए। जब आप ऐसा करते हो कि बॉल को, क्यू बॉल वाइड वाली होती है, उसको मारते हो तो दूसरी बॉल तो रेस्ट में होती है ना। अगर दूसरी बॉल मोशन करेगी तो फिर तो कभी ज़िंदगी में मुझे लगता ही नहीं है कि वो पॉकेट में जाएगी, क्योंकि वो अगर आगे पीछे घूम रही होगी तो फिर आप सही निशाना कैसे लोगे उसका। तो ये आपकी क्यू बॉल है वाइड वाली जो कि 9 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉल 0 पर है। अब बस फॉर्मूला याद रखो जो हमने पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की डेरिवेशन याद है, वो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इलास्टिक को, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको V1 और V2 दोनों एक साथ पता करनी है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था आपके पास, सबसे पहले V2 निकाल लेते हैं। तो V2 निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 u2, इसके नीचे आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ये क्या हो रहा है, m1 प्लस m2, ठीक है। ज़िंदगी आसान करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 m1 0.07, m1 0.07, बस यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन का टेस्ट है। 0.14 और u1 क्या है, u1 दी भी तो थी, ये रही 9 प्लस, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, m2 0, इसकी डेरिवेशन भी कराई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो।
मैं उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, नहीं देखे तो इसकी डेरिवेशन भी देखना। 0.07 थोड़ी सी पब्लिसिटी भी कर लेते हैं ना अपनी, लगे लगे। चलो U2 0, देखो यहाँ लिखा हुआ है M1 + M2 ऐसे लिख दो, सब 0 हो जाएगा। कैसे? देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ 0, भाई किसी भी चीज़ के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। 10 ब्रैकेट लिख दूँ एक साथ, 10 ब्रैकेट, और बोलूँ आंसर क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आंसर आएगा ना भाई, 10 ब्रैकेट हो या 50 हो, ऊपर 0 नीचे भी 0, जिंदगी 0। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 2 × 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 1.26 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14 0.21, तो V2 इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय 0.16 मीटर पर सेकेंड। सही है गलत है? गलत है। गलत क्यों है भाई? सही है, सही है, कोई गलती नहीं है, सही है, मजाक कर रहा हूँ। कभी कभार हम भी मजाक कर सकते हैं भाई, अक्सर स्टूडेंट मजाक करते हैं मतलब क्लास पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता यार। मतलब अगर कभी बच्चे मजाक कर रहे हो क्लास में, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो शायद इन्जॉय कर रहे हैं क्लास में बैठ के, उनको अच्छा लग रहा है क्लास में बैठना। बोर होके बैठेंगे कुछ सीखेंगे ही नहीं। लेकिन ज़्यादा मजाक नहीं, ऐसा नहीं कि हर वक्त ही मजाक करे जा रहे हैं। बिल्कुल एक छोटा मोटा जोक मार लिया तो कोई मसला नहीं है। अब वो फेमस है ना भाई, हर किसी के कोचिंग स्कूल में ये तो फेमस है, लाइट जाते ही जानवर निकल आते हैं, जो कि बिल्ली कुत्ते इस तरह के जानवर होते हैं। अक्सर लोग मियाओ भाऊ भाऊ की आवाज़ें निकालते हैं। तो जब मैं कोचिंग में पढ़ता था तो हमारे साथ भी एक्सपीरियंस होता था, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूँ। लाइट चली जाती थी तो अक्सर ना मियाओ मियाओ की आवाज़ें निकल रही होती थी। अब कौन निकालता था भाई, हमें भी कोई ज़्यादा पता नहीं होता था, ये हमारे लिए भी सस्पेंस होता था। अच्छा, ये आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने, M1 - M2 U1 M1 + M2 U2 M2 U2 अपॉन M1 + M2। अच्छा, वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं भाई। M1 क्या है 0.07। काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है आप लोगों को मैं कितनी देर से खड़ा हूँ? आप लोग तो ज़रूर बैठ के देख रहे होगे ये वीडियो, लेकिन मैं तो कब से खड़ा हूँ। अब आपने इसके लिए क्या करना है भाई, दुआ करना है मेरे लिए कि मेरे तमाम काम बने। U1, क्योंकि मैं आप लोगों की दुआओं को जो है ना बहुत वैल्यू देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुआएं जो हैं वो इंसान को बहुत फ़ायदा देती हैं, नसीब बदल जाते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, तो दुआ करा करें। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे कुछ पुट नहीं कर रहा, क्योंकि U2 तो 0 है तो वो सभी कुछ 0 कर देगा। कैलकुलेशन आसान हो जाती है इस तरह से। अब सब कुछ पुट करूँ फिर 0 निकालूँ, इससे अच्छा मुझे पता है डायरेक्ट 0 आ रहा है भाई, क्यों पुट करूँ कुछ। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, 0.07 - 0.14 कर लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में ही आएगा, 0.07 ही आएगा, क्योंकि ये हाफ होता है इसका। अब इसको भी कर लेते हैं, ज़रा प्लस कर लेते हैं। 0.21 यही लिख दूँ? चलो यहाँ लिखते हैं ना, जगह है तो यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा देखो भाई, इधर आओ ज़रा, 0.07 नेगेटिव में है, मैं अभी नेगेटिव का साइन लगाता हूँ, और 0.21 3 नेगेटिव में 3 क्यों, ये आप मुझे बताओ। नेगेटिव क्यों नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए था, क्यों नेगेटिव है? चलो चलो भाई, हो गया, समझ आ गई ना बात? कुछ भूलोगे तो नहीं? अब नहीं बोलोगे ना? चलो आ जाओ, अब आगे करते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आप लोगों को मैं ऑफ दूंगा, आप लोग आराम करना, रेस्ट लेना, ठीक है? लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ देना भाई, पढ़ाई करते रहना। रेस्ट लेने से मुराद है 1-2 घंटे आराम कर लेना, काम वाम कर लेना जो करना है, ठीक है? फिर पढ़ना। चलो आखिरी वाला बहुत आसान है, कहते क्या है, गिवन डेटा लिखो, फिर टू फाइंड लिखो, और फिर आंसर निकालो। 7 गिवन डेटा टू फाइंड अ ट्रक वेटिंग, वही वेटिंग से मुराद यहाँ वो वाला वेटिंग नहीं है, यहाँ वेट वाला वेटिंग है। तो 2500 kg। वेलोसिटी कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड।
कोलाइड विथ अ स्टेशनरी कार। देखो स्टेशनरी का वर्ड आ रहा है ना, तो यानी गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा, इसको मैं V1 ले लेता हूँ और इसको मैं शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को खांसी हो रही है आज। इसको मैं V2 ले लेता हूँ। एक और बात बताओ, द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। देखो कॉमन वेलोसिटी कह रहे हैं वो। कॉमन वेलोसिटी से क्या मुराद है इनका? इसको U लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। कॉमन वेलोसिटी से ये मुराद होता है कि जो V1 हो वही V2 हो, जिसको आप V लिख सकते हो। बात समझो ज़रा मेरी। अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा देखने का भी मिले, लेकिन अगर कभी आपने देखा हो, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, भारी वाला ट्रक है, बड़ा वाला ट्रक है, ये एक छोटी सी गाड़ी है, उसके आगे बच्ची सी गाड़ी है, बड़ी बना दी। लेकिन जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो ट्रक बहुत बड़ा होता है, काफ़ी टन सामान उसमें आता है। गाड़ी बहुत छोटी होती है, 4 लोगों के लिए बनाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों के लिए। जब ट्रक गाड़ी से टकराता है ना, तो फिर क्या देखने में आता है? ये देखने में आता है कि जो ट्रक होता है ना, ट्रक, वो गाड़ी को घसीटता हुआ ले जाता है अपने साथ। वो गाड़ी को क्या करता है? इम्पैक्ट करा देते हैं इनका। वो गाड़ी को गाड़ी तो ट्रक तो नहीं बड़ी बना दी। अच्छा, तो वो गाड़ी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो वेलोसिटी ट्रक की होती है वही गाड़ी की हो जाती है टकराने के बाद। अब ज़िंदगी भर इसको रखना याद, ठीक है? ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर टकराने के बाद है। दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे V। जो V1 हो भाई, फ्लैश मैसेज आ गया था, जिसकी वजह से हमारी वीडियो रुक गई, लेकिन मैंने दोबारा ऑन कर लिया वीडियो को। रिकॉर्डिंग रुक गई थी, वीडियो नहीं रुकी थी, रिकॉर्डिंग। हम खुद वीडियो नहीं देख रहे, हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा चलो, वैल्यू पुट करो, बात ख़त्म करो, ठीक है? लेकिन एक मसला है। वो मसला ये है कि यहाँ पर तो हमें यही नहीं पता, देखो इन्होंने केजी का है ना, तो ये वेट नहीं है, ये मास है, ये मास है। वेट कह रहे हैं ना, तो वेट मतलब यूनिट तो केजी का लगाया है ना उन्होंने तो इसलिए ये मास है। अच्छा, गाड़ी का भी इन्होंने मास दिया हुआ था, जो कि मैंने लिखा नहीं, अभी तक लिख देता हूँ। M2 = 1000 kg, ठीक है? अब वो मसला भी दूर हो गया कि M1 और M2 क्या है, ठीक है? ये याद रखना, यूनिट से तो पहचान सकते हो ना, तो यूनिट तो केजी है, जो कि वेट का यूनिट तो होता ही नहीं है, मास का होता है। तो गलती मेरी थी भाई, आप लोगों की नहीं थी, लेकिन यहीं पे ठीक हो रहा था तो यहीं पे ठीक कर दिया, 21। अब मैं M2 को पुट कर देता हूँ 1000, वहाँ में हेलीकॉप्टर दिया हुआ था 400 का, 0, देखो 0, गाड़ी स्टेशनरी है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अच्छा, 2500, यहाँ पर V2 नहीं लिखूँगा, V लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कंडीशन बता चुका हूँ आपको, +1000 और V। सॉल्व करो इसको ज़रा। $2500 × 21, 52500, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। लेकिन ये देखो, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं आपस में, 3600। देखो ये ऐड हो रहे हैं, ये भी V है, ये भी V है, तो ऐड कर सकते हैं ना। इधर आ जाओ, 3600 नहीं, 3500। देखो ना, 2500 प्लस 1000 तो 3500 होंगे। अच्छा, V को निकालने के लिए क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो 52500 डिवाइडेड बाय 3500, तो हेयर इज आवर V। तो क्या निकल रहा है? 52500 डिवाइडेड बाय 3500, 15 मीटर पर सेकंड। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा आ रहा है नंबर, लेकिन अब देखो छोटा हो गया और बिल्कुल ठीक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारा काम होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ना समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो,
पूछना मैं कोशिश करूँगा बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद